एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो एंड एज यू नो आई एम रितु शर्मा having 18 plus years of experience in my teaching field. हम लोग आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का लास्ट एंड सबसे स्कोरिंग एंड इंटरेस्टिंग इजी चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस वाले चैप्टर में ना हर बच्चे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि मैडम ये वाला चैप्टर तो फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए था, बट क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने स्टार्टिंग के जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े बेटा उसमें हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज एन एटम। जब तक हमें एटम के बारे में नहीं पता चलता तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में तो हम कहाँ से ही पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले है बेटा हमारा इंट्रोडक्शन। चैप्टर हमारा जो है इस चैप्टर में हम किन किन कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट एग्जिस्ट विद इन द एटम। आप लोगों ने चैप्टर 3 में क्या पढ़ी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उस टाइम तक जिस समय डाल्टन ने ये एटॉमिक थ्योरी दी थी उस समय तक ये माना जाता रहा था कि जो मैटर है, सबको मालूम है कि मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles and these tiny particles are called atoms and atom is an indivisible particle। ये माना गया था कि एटम सबसे ज्यादा छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का जिसको आगे फर्दर डिवाइड करना मुश्किल है। लेकिन उस थ्योरी के जस्ट नीचे ही हमने एक पॉइंट भी पढ़ा था कि आगे जाकर क्या पता लग गया कि जो एटम है वो अपने से भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स जिनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनसे मिलकर बना है। यही रीजन था बेटा कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ना वो आगे जाकर फेल हो गई थी। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, वही जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक का मतलब एटम से भी ज्यादा छोटे, उन पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। द वेरियस एटॉमिक मॉडल्स purpose to explain how these particles are arranged within the atom। अब ऑब्वियस सी बात है जब एक चीज पता लग गई कि भाई अब तक तो हम एटम को मान रहे थे कि एटम ही सबसे ज्यादा छोटा है, लेकिन अब एक और नया फैक्ट सामने आ गया कि ये जो छोटा पार्टिकल है ये अपने से भी ज्यादा छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या आया साइंटिस्ट के सामने कि भाई ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये एटम के अंदर किस तरह से अरेंज है। आपको पहले ही मैंने बताया है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग की नेचर कैसे बेटा, क्यूरियस। और इस क्यूरियस नेचर की वजह से ही आज की डेट में साइंस ने इतना ज्यादा डेवलपमेंट की है। अगर ये सब नहीं होता कि हर चीज के पीछे का कारण जानने की हमारी जो टेंडेंसी है ये नहीं होती तो क्या होता, आज हम वही वाला जीवन जी रहे होते जो हमारे एंशिएंट जीते थे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, सपोज कि अगर मैं रफली एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ कि मान लो हम बाहर से कोई घर देखते हैं, ठीक है, और अब इस घर का मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर तो केवल आउटर लुक देखकर नहीं पता लगा ना। भाई मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास ये मेरा जो घर है 3 बेडरूम सेट है, 4 बेडरूम सेट है, लेकिन वो बेडरूम सेट कैसे हैं, लेकिन क्या चारों कमरे आमने सामने हैं या एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा, मतलब कि डिजाइनिंग कैसे है उसका, इंटीरियर किस तरीके का है, तो ये सब हमें कब पता चलेगा, जब हम उस घर के अंदर जाएंगे। ठीक इसी तरह से अब ये तो पता लग गया कि जो एटम है उसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं क्या, प्लस वो एटम के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, टाइम टू टाइम एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए ना बेटा अपने अपने मॉडल्स बनाए। मतलब कि एक मॉडल बनाकर उन्होंने शो किया कि भाई मैंने जो स्टडी की है मेरे अकॉर्डिंग एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। क्लियर। जैसे आज की डेट में हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, प्रेजेंटेशन। आप लोगों को प्रेजेंटेशन वर्ड तो पता है कि आपके माइंड में कोई आइडिया है कि जी ऐसा ऐसा होना चाहिए, आप उसको एक पीपीटी तैयार करते हैं या ऑफिसेज वगैरह में आपने देखा है उसको उस पर देखा जा रहा है। अब पहले के जमाने में ये पीपीटी वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं था, तो क्या किया साइंटिस्ट ने, अपने अपने जो उन्होंने रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग टाइम टाइम पर एटम का स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कुछ मॉडल्स रिप्रेजेंट किए।
हम उन मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये साइंटिस्ट के माइंड में ये सब चीजें कहाँ से आई? साइंटिस्ट के सामने एक चैलेंज था बेटा, वो क्या? A major challenge for scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of the atom and explain its property. I have already told you. ठीक है? The understanding of the atomic structure is based on a series of experiment. तो यहाँ पर क्या हुआ? सारे साइंटिस्ट जो हैं, जैसे ही ये बात सामने आई कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, सारे साइंटिस्ट जो हैं वो कंटिन्यूशन में लग गए जी, एक्सपेरिमेंट की एक पूरी सीरीज लग गई। दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इनडिविजिबल came from studying static electricity and the conditions under which different substances conduct electricity. अब साइंटिस्ट के माइंड में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी तक तो यही चल रहा था कि एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल। तो साइंटिस्ट के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि एटम आर नॉट इंडिविजिबल? ये कहाँ से आया बेटा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के बाद। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ी थी। वहां पर एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, वो क्या कि सपोज मेरे पास प्लास्टिक का कोई स्केल है, ठीक है, या प्लास्टिक का कोई कॉम है, उसको मैंने अपने ड्राई हेयर्स में 10 to 15 टाइम्स ऐसे कॉम्बिंग की मैंने, क्लियर। और मैंने ये सब करने से पहले क्या किया, अपने पास टेबल की सरफेस के ऊपर टाइनी पीसेज ऑफ पेपर जो हैं, जो मेरी कोई रफ नोटबुक है या जो फिल्ड ऑलरेडी नोटबुक है, उसके कुछ पेपर के पीसेज मैंने वहां पर करके रख लिए। मैंने 10 to 15 टाइम्स कॉम से कॉमिंग की, और जैसे ही मैं इस कॉम को उन पीसेस के पास लेकर जाती हूँ, क्या होगा, ये जो पेपर के पीसेस है ना, वो उस कॉम के साथ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या हुआ जी, यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है बेटा कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रब किए जाते हैं तो उनके ऊपर एक चार्ज आ जाता है ना? 8th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब ये जो पेपर के पार्टिकल्स है, ये उस कॉम के साथ ऐसे चिपक रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई चार्ज है। अब चार्ज का मतलब तो क्या है जी, एटम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि सारे मटेरियल किससे मिलकर बने हैं? एटम से। कॉम भी मैटर है और जो हमारा पीसीस ऑफ पेपर है वो भी मैटर है। तो यहाँ से साइंटिस्ट के माइंड में बात आई कि भाई यहाँ पर कुछ तो है, क्योंकि चार्ज है, चार्ज आया तो चार्ज कहाँ से आया? तो वहां से। क्लियर? चलिए, अब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम फ्रॉम डाल्टन टू रदरफोर्ड, मतलब कि हमने एक तरफ थ्योरी पढ़ी है जो डाल्टन ने दी थी कि एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल, और रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट है जिनकी थ्योरी हम लोग अभी मान रहे हैं, जिन्होंने हमारे एटम के स्ट्रक्चर को बताया था क्लियरली कि एक्चुअल में एटम का स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरह से है। तो इसीलिए ये दिया है कि वो पूरी जर्नी जो है ना, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा द डिस्कवरी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अभी मैंने आपको बताया ना कि चार्ज पार्टिकल्स का पता लगने के बाद ही एटम के स्ट्रक्चर के बारे में ये पता चला कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जिसके पास क्या है? चार्ज। Dalton's theory that atom was indivisible was disproved by the discovery of charged particle। तो ये क्वेश्चन वैसे तो आता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। 9th क्लास में तो बेशक नहीं आता, बट हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो क्योंकि वहां पर हमें सब चीजें पता होनी चाहिए कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी डिस्प्रूव कब हो गई थी? जब चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तब। क्लियर है? आज नेक्स्ट, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, अभी ना हमें बता रखा है, फिर हम इनकी डिस्कवरी पढ़ेंगे कि हुई कैसे। अभी हम उन चार्ज पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। ये जो केमिस्ट हैं बेटा, जितने भी केमिस्ट आएंगे जिन्होंने कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी की,
कौन से ईयर में की और कैसे की, वो सब आपको अच्छे से समझना है। तो ये कौन थे? जे थॉमसन। It has a mass considered negligible and a charge of -1। ऐसा माना जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसका जो मास है वो नेग्लिजिबल है, मतलब कि नाम मात्र के बराबर, इतना ज्यादा कम है कि उसको नगण्य मान लिया जाता है। जबकि इसका चार्ज कितना है? -1। आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया। क्लियर है जी बेटा? चलिए अब अगला चार्ज पार्टिकल, दिस इज प्रोटॉन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी से, पॉजिटिव चार्ज। डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए देखो यहाँ पर मेंशन है कि डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन वाया कैनाल रेज। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल हम पढ़ेंगे। एंड लेटर करेक्टराइज, उन्होंने फिर बाद में बताया कि कैनाल रेज आर पॉजिटिव रेज एंड दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटोन। इट हैज अ मास ऑफ 1 यूनिट एंड अ चार्ज ऑफ +1। इसका मास जो है वो 1 यूनिट मापा गया, और ये भी देखा गया क्या, इट्स मास इज 2000 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि प्रोटॉन का मास जो कि खुद 1 यूनिट है, वो इलेक्ट्रॉन के मास का 2000 गुना ज्यादा है। तो अब आप खुद से सोचो कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना ज्यादा कम होगा बेटा। भाई प्रोटॉन का मास कितना है? 1 यूनिट। अब 1 यूनिट ही एक छोटी सी यूनिट है, वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन के मास का 2000 टाइम्स ज्यादा मास है, तब जाकर वो 1 यूनिट बना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के मास को कैसा मान लिया जाता है? नेग्लिजिबल। क्लियर? चलिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज पार्टिकल्स शोड दैट एटम्स आर डिविजिबल। अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स की जब एग्जिस्टेंस के बारे में पता लग गया कि भाई एटम के अंदर एक प्लस चार्ज वाला कोई पार्टिकल है और एक माइनस चार्ज वाला पार्टिकल है, तो जिससे क्या प्रूव हो गया कि एटम्स आर डिविजिबल, कि एटम तो डिवाइड किया जा सकता है, एंड दैट चार्जेस विद इन देम आर म्यूचुअली बैलेंसिंग, मेकिंग द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ओवरऑल। और साथ साथ में ये भी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू साइंटिस्ट को पता लग चुका था कि ये जो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वन इज नेगेटिवली चार्ज एंड अनदर वन इज पॉजिटिवली चार्ज, ये दोनों कैसे इक्वल अमाउंट में, जिसकी वजह से जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रिकली हो जाता है न्यूट्रल। क्लियर? एक बार अभी जितना हमने पढ़ा है मैं वापस से आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ बेटा, अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोई भी मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना था, इन टाइनी पार्टिकल्स को नाम दिया गया एटम। फिर इसके बाद डॉल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी, उन्होंने पोस्टुलेट्स दे दिए, जिसको बोला जाता है डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल। क्लियर है बेटा? वो 5 पोस्टुलेट्स नहीं पढ़ रही मैं अभी, सिर्फ आपको जो बेस मेन है ना उसका बेसिक कॉन्सेप्ट वही बता रही हूँ। बट टाइम टू टाइम जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब रिसर्च की जा रही थी, तो पता लगा कि एटम के अंदर तो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो डिसप्रूव हो गई। अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं ये हैं दो, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिवली चार्ज, नंबर 2 प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल, प्रोटॉन का मास 1 यूनिट दैट इज 2000 टाइम्स मच ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बात करते हैं दोनों की चार्ज की, ये दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम है। क्या? देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी 1 चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर भी 1 चार्ज, बट क्या है, दोनों की नेचर डिफरेंट डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, प्रोटॉन के ऊपर +1। आई होप अब आपको इतना समझ में आ गया बेटा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैडम आप हमें सीधा मॉडल ही पढ़ा दो। ये सब चीजें भाई आपको कोई मैंने बोला कि भाई मैंने आपको ऐसा ऐसा काम करना है, तो इसका रफली एक कुछ प्रिपेयर करके लेकर आओ ब्लूप्रिंट, तो मैं आपको कुछ हिंट दूंगी तभी तो। अब जैसे यहाँ पर है भाई ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और दोनों जो हैं
बराबर बराबर हो रहे हैं, जिसकी वजह से एटम कैसा हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो तभी तो साइंटिस्ट के माइंड में आइडिया आएगा ना बेटा मॉडल बनाने का। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम, जिसको द प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे पहला मॉडल जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए पेश किया गया वो जे थॉमसन का था। इसीलिए आज भी हम उनका नेम ऑनर के साथ याद कर रहे हैं। बेशक से आगे जाकर इनका ये जो मॉडल था वो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की तरह से ही बेटा डिसप्रूव हो गया था, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट करता है, एटलीस्ट सबसे पहले साइंटिस्ट वही थे जिन्होंने सबसे पहले ये तैयार किया, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल है हमारे लिए। क्लियर बेटा? चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं जे थॉमसन का मॉडल, कि उनके मॉडल को द प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोला जाता है। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट टू प्रपोज अ मॉडल फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बात आपको लर्न करनी है। जे थॉमसन सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एटम के मॉडल को समझाने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक मॉडल रिप्रेजेंट किया। ही प्रपोज्ड, उन्होंने क्या बताया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। उन्होंने बताया कि जो एटम है ना उसका जो शेप है वो गोल है, और साथ साथ में इसके अंदर जो स्फीयर है वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस स्फीयर लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन और अ करंट्स इन अ क्रिसमस पुडिंग। उन्होंने क्या बताया जिस तरह से आप लोगों ने वाटरमेलन तो खाया सब बच्चों ने जब, है ना, तो वाटरमेलन कैसा गोल, और उसके अंदर जो रेड कलर का पार्ट है वो कितना सारा है जो हमारा एडिबल पार्ट है, और जो उसके ब्लैक कलर के सीड्स है वो कैसे जगह जगह धसे हुए हैं। तो जे थॉमसन ने क्या बताया कि एटम के स्ट्रक्चर को उन्होंने तरबूज से कंपेयर करके बताया, क्या, कि एक वाटरमेलन की तरह से है, और जो प्रोटॉन है ना, जो वो रेड वाला पार्ट है तरबूज का, प्रोटॉन तो इतने सारे इस तरह से हैं वहां पर, और जो जगह जगह बीज होते हैं उसके अंदर वो है उसके इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दूसरा पुडिंग केक, जैसे आप लोग फ्रूट केक खाते हो बेटा, है ना, तो फ्रूट केक जो है जैसे ब्रिटानिया का हो गया किसी भी कंपनी का, जनरली आज की डेट में तो उसके जो पीसीज हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में आ रहे हैं। पुडिंग केक जो है वो थोड़ा सा स्फीयर शेप होता है, बट जैसे ड्राई फ्रूट, ये सॉरी फ्रूट केक में आप क्या कर रहे हो, पूरा वो येलो कलर की ब्रेड है। अब मैं एक नॉर्मल फ्रूट केक की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि मैडम मुझे चॉकलेट केक पसंद है। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर एक आपको कंपेयर करने के लिए बता रही हूँ। तो ये जो मेरा सारा का सारा सारा का सारा ये जो है ना मेरा केक, तो ये तो क्या होता है, ये येलो सी कलर की ब्रेड है हमारी। ठीक है, मैं इसको रफली कर रही हूँ, और उसमें क्या होता है बेटा, जगह जगह चेरीज लगी हुई होती है। सब बच्चों ने देखा ना इसी तरह से। तो उन्होंने क्या बताया कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ पुडिंग केक की तरह से है। जो येलो वाला सारा पार्ट है वो है उसका पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कि प्रोटॉन, और जो जगह जगह ये उसमें चेरीज लगी हुई है ये है उसका इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट, ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव। ये बताया था जे थॉमसन ने। क्लियर हो गया आपको? बहुत ही इजी है, इसलिए उनके इस मॉडल का नाम क्या दिया गया, द प्लम पुडिंग। अब the नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बेशक से जो रेड वाला पार्ट है जो पॉजिटिव स्फीयर है वो सारे में फैला हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, जिसकी वजह से मेकिंग द एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ठीक है। थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन्ड न्यूट्रलिटी बट फेल्ड टू एक्सप्लेन रिजल्ट्स फ्रॉम लेटर एक्सपेरिमेंट। बाकी के, क्योंकि आपको ये बात मैंने पहले भी कई बार बताया है बेटा, और जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हमें आगे जाकर साइंस लेनी है या किसी का साइंटिस्ट बनने का ड्रीम है, किसी का इंजीनियर बनने का ड्रीम है, तो ये बात मैं आपको बता देती हूँ। जो साइंटिस्ट होते हैं ना बेटा, अगर एक साइंटिस्ट ने कोई फैक्ट बोला है तो बाकी सारे साइंटिस्ट हम लोगों की तरह, कॉमन पीपल की तरह से आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेते कि हाँ जी चलो जी आपने बता दिया तो ठीक ही होगा। नहीं, वो अपने लेवल पर भी एक्सपेरिमेंट्स कर कर देखते हैं। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब जे थॉमसन ने क्या बताया,
उन्होंने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से है कि सारे में उसमें पॉजिटिवली स्फीयर है और जगह जगह उसमें क्या है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो सारा पॉजिटिव स्फीयर है, और जो येलो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं उन्होंने बोला ये इलेक्ट्रॉन है। बट साथ साथ में उन्होंने बोला, ये तो बताया उन्होंने अरेंजमेंट कि भाई प्रोटॉन इस तरह से अरेंज है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है, जिसकी वजह से एटम हो गया न्यूट्रल। अब जब बाकी के अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए इसी थ्योरी को अपना बेस बनाकर, तो कुछ रिजल्ट्स ऐसे ही सामने नहीं आए जैसे कि जे जे थॉमसन ने बताया था। दिस इज द रीजन, ये जो हमारा जे जे थॉमसन की का मॉडल था ये आगे जाकर फेल हो गया। बट अभी भी एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो यहाँ से पूछी जाती हैं जो मॉडल्स एक्चुअल में फेल हो गए आगे जाकर, उनकी लिमिटेशंस पूछी जाती हैं कि भाई ऐसी क्या कमी रह गई थी वहां पर। लिमिटेशन का मतलब उनकी क्या कमी थी जिसकी वजह से वो मॉडल जो है वो फेल हो गया। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक और साइंटिस्ट थे अब जिनका नाम था बेटा रदरफोर्ड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए ही एक एक्सपेरिमेंट कर कर देखा, और इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पर, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा, आपको अच्छे से पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। पूरा नाम है अर्न्स्ट रदरफोर्ड, इसीलिए शॉर्ट में ई रदरफोर्ड भी बोला जाता है। इंटरेस्टेड इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पेशली उनका जो इंटरेस्ट था ना, वो ये जानने के लिए ज्यादा उत्सुक थे कि भाई जो प्रोटॉन का कंपोनेंट है, सॉरी खुशी बेटा ये वाली लाइन कट कर दियो। रदरफोर्ड जो थे उनका ज्यादा इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉन, जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। उन्हें ये जानने की ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है उसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया, डिजाइन द अल्फा पार्टिकल। देखो बेटा अल्फा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने पहले क्या किया, फास्ट मूविंग डबली चार्ज हीलियम आयंस, जिनको कि अल्फा पार्टिकल्स बोला जाता है, were directed to fall on a thin gold foil about 1000 atoms thick। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ उन्होंने क्या किया। हमें ये बात मालूम है कि मेटल्स, हमने चैप्टर 2 में मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ा, मेटल्स आर मेलेबल, ठीक है, और गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली मेलेबल मेटल। मेलेबल का मतलब होता है जब मेटल को हैमरिंग की जाती है तो वो पतले थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? तो उन्होंने जो अपना एक सेटअप तैयार किया ना बेटा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल्ड फॉयल ली, मतलब कि सोने की पतली सी पन्नी, मतलब कि जितना ज्यादा उसको पतला बना सकते थे उतनी पतली थिन शीट, उस थिन शीट को यहाँ पर नाम दिया गया है गोल्ड फॉइल। ठीक है, ताकि आप ऐसे उसको रिलेट करके समझ सको। आप लोग जो अपने घर में चपाती को पैक करने के लिए, रैप करने के लिए यूज कर रहे हैं वो एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक इसी तरह से जितना ज्यादा पतला गोल्ड की वो फॉइल ले सकते थे, क्योंकि गोल्ड इज हाईली मेलेबल, वो लिया। उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, ये देखो ये गोल्ड की उन्होंने दिखा रखा है कि गोल्ड फॉइल है। अब इन्होंने इसके ऊपर क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को डाला, अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की उसके ऊपर। मतलब कि जैसे मान लो मेरे सामने कोई वॉल है, मैं गन लेकर खड़ी हूँ और धड़ 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 मैं उसके ऊपर ऐसे गोलियां चला देती हूँ, तो ठीक इस तरह से सामने उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल लगा ली। अब इसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को भेजा। अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं कि एक तरीके के वो हीलियम के पार्टिकल्स हैं, डबली चार्ज हीलियम एटम, ये देखो डबली चार्ज हीलियम आयंस है वो। और इन्होंने ये जो गोल्ड की फॉइल ली है, इसकी थिकनेस कितनी थी, लगभग 1000 एटम थिक। हमने चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ा था कि एटम इतने ज्यादा छोटे हैं, इतने ज्यादा छोटे हैं कि अगर मैं एक पेपर, जैसे कि ये एक पेपर है मेरे पास,
इस पेपर की थिकनेस देखो कितनी पतली है। इस पेपर की थिकनेस में कई मिलियंस ऑफ एटम को ऊपर मैंने एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर हीप बनाई थी, तब जाकर इतनी थिकनेस मिली। तो आप समझ गए होंगे कि 1000 एटम को जब लगा गया तो कितनी पतली वो हमारी शीट मिली होगी। क्लियर जी। अब क्या किया उन्होंने, बेस्ड ऑन थॉमसन मॉडल, क्योंकि इससे पहले उन्होंने थॉमसन के मॉडल को अच्छे से स्टडी किया था। थॉमसन ने क्या बताया था कि एटम के अंदर सारे में क्या चीज है, रेड वाला, मतलब कि वाटरमेलन से अगर कंपेयर करें तो जो रेड एडिबल पार्ट है वो तो सारे में ही है, ठीक है, कोई भी खाली जगह नहीं होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो सिंस अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन प्रोटॉन, it was expected they would pass straight through with only minor deflection। तो उन्होंने क्या किया कि भाई जेजे थॉमसन ने तो क्या बताया, जेजे थॉमसन ने बताया है कि एटम जो है ये है, और इसके अंदर सारे में जो है वो प्रोटॉन बिखरा हुआ है, पूरा का पूरा प्रोटॉन है। ये पूरा जो है मेरा प्रोटॉन है, ये बताया हमारा जेजे थॉमसन ने। ठीक है जी। अब साथ में उन्होंने एक चीज और क्या बताई बेटा, उन्होंने ये बताया एक चीज और कि अब इसमें जगह जगह क्या है, इसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, ये बताया। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड लिया, ऑब्वियस बात है गोल्ड भी किससे मिलकर बना होगा, एटम से। तो उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर ऐसे डाला, बमबारी की। तो अब अगर मैं ये बात मानूं भाई सारे में क्या है, प्रोटॉन, तो क्या होना चाहिए, ये इसकी टक्कर इनसे होगी तो वो सीधे निकल जाने चाहिए थे हमारे, डिफ्लेक्शन जो है वो बहुत, सॉरी, टकराने चाहिए थे। उन्होंने क्या बोला कि since alpha particles were much heavier than proton, it was expected they would pass straight through with only minor deflection। कि उनको क्या होना चाहिए, टक्कर लगकर प्रोटॉन से माइनर सा डिफ्लेक्शन होना चाहिए, मुड़ जाने चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इसका जस्ट अपोजिट रिजल्ट आ गया। अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन, उन्होंने सोचा क्या था कि टकराएंगे, टकराकर थोड़ा सा मुड़ेंगे, लेकिन हुआ क्या, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट। यार ये स्ट्रेट कैसे चले गए, तो सबसे अचंभे वाली बात है, क्योंकि जेजे थॉमसन के अकॉर्डिंग तो कोई खाली जगह ही नहीं है एटम के अंदर, तो ये खाली स्ट्रेट कैसे चले गए। द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कि फॉइल से वो स्ट्रेट चले गए बिना कुछ भी मुड़े, सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात। दूसरा, सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट तो हुए लेकिन बहुत ही स्मॉल एंगल बनाते हुए। सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound by 180 डिग्री। उन्होंने सबके लिए तकरीबन ऐसा रिजल्ट सोचा था, जबकि हुआ क्या कि 12,000 में से कोई एक क्या हुआ, 180 पर रीबाउंड हुआ। तो है ना बिल्कुल सरप्राइजिंगली, मतलब कि सोचा क्या था और रिजल्ट क्या हो गया। ये तो भाई वैसा ही हो गया कि कोई बच्चा सोच के बैठा है यार मैं तो बस भगवान पास कर दे किनारे पर, और जब रिजल्ट आया तो पता चला उसने टॉप कर दिया, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया। ठीक इसी तरह से रदरफोर्ड के साथ भी क्या हुआ, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि उन्होंने कहा कि भाई ये वाली जो थोड़ी थ्योरी है ना एक्सपेरिमेंट वाली, वो बच्चों के लिए थोड़ी टिपिकल सी लग रही है, तो एक सिंपल वर्ड में इसको कैसे समझे हम, कि आप ऐसे मान लो, रदरफोर्ड reasoned that these results were similar to a stone passing through a wide gap fencing, leading to the following conclusions: most of the space inside the atom is empty due to the majority of the particles passing through। चलो मैं समझाती हूँ। अब रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि आपको अगर ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा यार कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि वो तो साइंटिस्ट के लेवल की बात है, तो अब सिंपल वर्ड में आप कैसे समझोगे। मान लो मैं एक बच्चे को एक ओपन ग्राउंड में लेकर गई और मैंने उसकी आंख के ऊपर पट्टी बांध दी, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया उसको, ठीक है। अब मैंने क्या बोला जी, सामने एक दीवार है मान लो, और मैंने उसके हाथ में कुछ 8-10 छोटे छोटे पेबल्स दे दिए, कंकड़ दे दिए, और उसको बोला भाई मार।
अब बेशक से मेरी आंखें बंद हैं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई मेरा वो जो कंकड़ है या पत्थर का टुकड़ा है वो दीवार से टकराया? क्योंकि जितनी बार मैं दीवार पर मारूंगी टकराने की आवाज आएगी मुझे। ठीक है, मान लो जी मेरे पास 10 पेबल्स थे, 10 में से अगर मुझे 8 टाइम्स आवाज आई है तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे जो 8 पत्थर हैं वो जाकर दीवार के साथ टकराए। सबको पता है इतना? क्लियर? अब अगर मैं क्या करूं, बच्चे की कंडीशन वही है, ब्लाइंड फोल्ड है, लेकिन उस वॉल की जगह अब मैंने क्या किया, वहां पर कोई फेंसिंग वो लगा दिया। जैसे कि दीवार जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें जगह जगह कुछ दूरी पर वॉल्स, सॉरी, फेंस लगी हुई है, तारे। क्लियर? अब उस बच्चे से बोला जी तू पत्थर फेंक। पहले क्या था, पूरी दीवार थी, दीवार में कोई भी खाली जगह नहीं है, तो क्या होगा, पत्थर टकराएगा, वापस लौट कर आएगा। ठीक इसी तरह से रदरफोर्ड ने क्या सोचा था, क्योंकि थॉमसन ने क्या बताया, सारे में प्रोटॉन है, तो उन्होंने जब सोचा कि जब मैं अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर भेजूंगा तो वो टकराकर वापस लौट कर आएंगे। क्लियर? लेकिन हुआ क्या, आधे से ज्यादा सीधे चले गए। ये ऐसा क्यों हुआ, इसको समझाने के लिए उन्होंने बोला कि अगर अब यहाँ पर फेंस जगह जगह तार लगी हुई है तो क्या होगा, आपके आधे से ज्यादा पेबल्स या कंकड़ तो तार के आर पार निकल जाएंगे, क्योंकि आप ब्लाइंड फोल्डेड है ना। कोई ही इक्का दुक्का जो है वो आपका तार के साथ टकराएगा और आपको उसकी आवाज सुनाई देगी। तो ठीक इसी तरह से रदरफोर्ड के अल्फा रे एक्सपेरिमेंट में हुआ कि आधे से ज्यादा तो स्ट्रेट चले गए, कुछ केवल डिफ्लेक्ट हुए कम एंगल से, और 12,000 में से कोई एक पार्टिकल जो है वो रीबाउंड हुआ 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए, जो उन्होंने मोस्टली सबके लिए एक्सपेक्ट किया था। तो यहां से अब रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला, रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला क्या, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। उन्होंने ये बात बताई कि भैया एटम के अंदर आधे से ज्यादा जगह कैसी है, खाली। तो जे थॉमसन का मॉडल यहीं पर फेल हो गया। क्लियर बेटा? अब खाली क्यों है, किस बेसिस पर उन्होंने बताया, उसका बेसिस मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स कैसे थे, स्ट्रेट निकल गए थे। अब उन्होंने क्या बोला कि द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। जबकि जे थॉमसन ने क्या बताया था बेटा, जे थॉमसन ने बताया था कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो सारे में बिखरा हुआ है, जबकि उन्होंने क्या बोला कि बहुत ही लिटिल स्पेस जो है वो क्या हो रहा है, वहां पर ऑक्यूपाई कर रहा है। क्यों, ऐसा क्यों बोला, ड्यू टू फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टिंग, क्योंकि केवल बहुत कम पार्टिकल्स ही टकराकर मुड़े थे। तो अदरवाइज क्या होना चाहिए था, सारे के सारे टकराने चाहिए, टकरा कर वापस आने चाहिए थे, इसलिए उन्होंने बताया। तीसरी चीज, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम आर concentrated in a very small volume at the center due to the rare 180 degree rebounds। और जे थॉमसन की थ्योरी फेल होने के बाद रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया ये बताया उन्होंने, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस। उन्होंने बोला कि भाई स्फीयर के शेप में तो एटम है, ये बात ठीक है, और इसके सेंटर में है एक न्यूक्लियस। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम डिसाइड द न्यूक्लियस। और उसने ये भी बोला कि एक एटम का जितना भी मास होता है ना वो सारा का सारा उसके न्यूक्लियस में, मतलब कि जो भी कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है वो सारा का सारा यहीं पर डिसाइड कर रहा है। The electrons revolve around the nucleus in the circular path. The size of the nucleus is very small. अब रदरफोर्ड ने 3 कंक्लूजन निकाले क्या, एक तो ये कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि जे थॉमसन ने नहीं बताया था। ये न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा छोटा है, एटम खुद ही छोटा है तो न्यूक्लियस उससे भी ज्यादा छोटा है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ही जो उसका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था ना, जो हमने पढ़ा था प्रोटॉन, वो यहाँ पर रहता है। एक एटम का जितना भी मास है उसके अंदर जो न्यूक्लियस का मास है उतना ही होता है। तीसरी चीज उन्होंने एक और क्या बताई, कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ एक या दो कंडीशंस के कारण हमारा रदरफोर्ड का जो मॉडल था बेटा वो भी आगे जाकर डिस्प्रूव हो गया, लेकिन 99% काम इन्होंने कर दिया था। बस
सिर्फ एक लिमिटेशन की वजह से इनका मॉडल जो है वो आगे जाकर फेल हो गया। वो लिमिटेशन क्या थी और उसमें क्या करेक्शन करके न्यू मॉडल रिप्रेजेंट किया गया, इसको जानने के लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो जो कहाँ पर मिलेगी आपको, लेखांकन विद्यापीठ। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।